सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज से हम इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं और दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का ये पहला लेक्चर है। और जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम में आएगा और क्या हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस क्लास इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें कम मटेरियल, ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप होंगे। छोटी सी क्लास में आपको ढेरों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते, है ना। तो इसके लिए मैंने इस पीपीटी को बहुत ही कलरफुल बनाया है और बहुत सारे इमेजेस इंक्लूड किए हैं ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। और दूसरा, जब क्लास चल रही होगी ड्यूरिंग दिस क्लास मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उसी टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दूंगी जिनका आंसर क्लास ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे इतिहास के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। इतिहास क्या है कि मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की एक अनुक्रमिक कथा है। मतलब ह्यूमंस ने जितने भी एफर्ट्स किए हैं पूरी हिस्ट्री में खुद को डेवलप करने के, खुद को विकसित करने के, उनकी एक जो अनुक्रमिक कथा है, एक सीक्वेंशियल स्टोरी है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री के जनक किनको कहा जाता है, इनसे मिलिए। ये है हेरोडोटस जी, जिनको हम इतिहास का जनक कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखा था और उसका अध्ययन किया था। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, याद रखना। अभी पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें कुछ क्रोनोलॉजी, कुछ टर्म समझने होंगे। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या कहीं कोई डेट लिखी हुई देखते हैं तो इसके आगे लिखा होता है बीसी या फिर एडी, है ना। ये क्या है, हमें इस टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो ये जो बीसी और एडी है ये ईसा मसीह के जन्म को सेंटर मानकर डिसाइड किए हुए हैं। लाइक अगर यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म को सेंटर मान लिया तो बीसी है वो इधर बैकवर्ड की तरफ यानी उल्टा चलेगा, यानी 1 2 3 इस तरह से इधर। और एडी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की टर्म है और ये चलेगा फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर, 1 2 3 कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब अगर कहीं ये लिखा हो 500 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। अगर 500 बीसी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले की बात चल रही है, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अगर आ गया 200 एडी तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडी। एडी यानी एनो डोमिनी, मतलब हमारे ईश्वर के समय का। और बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का। और दूसरी जो हमें बात याद रखनी है वो ये है कि 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। ठीक है, अब हम हर कहीं 200 वर्ष नहीं लिखेंगे बल्कि 2 शताब्दी लिखेंगे। जहाँ भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में वहाँ पे 2 शताब्दी लिखा होगा। 200 वर्ष लिखना थोड़ा अजीब लगता है। एक बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पृथ्वी की जो उम्र हमने मानी है, आयु पृथ्वी की, वो लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। तो इसको याद रखना। अब पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको ईजीली समझ सकें। तो देखते हैं वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है हमारे पास है वो प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, जिसकी पहली क्लास आज हम कर रहे हैं। ये समय काल प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक है। ध्यान से देखना, इसमें शताब्दी वर्ड आया है। तो ये प्राचीन इतिहास क्या है कि जब से मानव ने पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए थे, जहाँ से उनका विकास होना शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी यानी कि एडी, ईसा मसीह के 700 साल वर्ष के बाद तक के इतिहास को हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, ये क्या है, 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 800 साल बाद से लेकर 1800 साल
तक का जो इतिहास है उसको हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। और इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे हम, इस्लामी आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है। और आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये है 18वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होकर और अब तक जो चल रहा है। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत होती है वहाँ से इतिहास को हम आधुनिक इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं। अब हमने इतिहास क्या होता है ये जान लिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर लिया है। अब हमें ये पता कहाँ से चलता है कि कैसे मानव का विकास हुआ, सबसे पहले वो क्या करते थे। तो इन चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है इतिहास के स्रोतों से, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो सोर्स है वो 4 टाइप के होते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि वेद पुराण। और दूसरा जो सोर्स है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब कि जो राजा जिन्होंने यहाँ पे शासन किया है पहले, और उनके जो टाइम के लोग थे और कुछ दरबारी थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, किताबें लिखी थी। उसमें उन शासकों का जो न्याय प्रणाली है, जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में लिखा था। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि पहले किस किस तरीके से शासन किया जाता था, कितना विकास हुआ था, लोग किन किन चीज़ों के बारे में जानते थे। और तीसरा है विदेशियों का विवरण, मतलब जब राजा पुराने टाइम में शासन कर रहे थे उस टाइम फॉरेनर्स जो आते थे इंडिया विजिट के लिए, तो उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी, उन्होंने भी कुछ विवरण दिए। तो वहाँ से भी पता चलता है कि हमारे भारत में उस टाइम क्या कल्चर था, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था। और जो चौथा है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये क्या होते हैं, जो हमारे पास शिलालेख है, मोहरे हैं, कॉइन्स यानी कि सिक्के हैं, या कोई मंदिर है, कोई पुरानी कलाएं हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास हमारे बारे में क्या कहता है। तो इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है धर्म ग्रंथ। सबसे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं वो वेदों को माना गया है, और इनको कंपाइल किसने किया था, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने। और वेद कितने हैं, 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अर्थवेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। अभी इनको एकदम डिटेल में कि इसमें कितने सूतक है, कितने श्लोक हैं, ये सब हम जब उत्तरकाल और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें हिस्ट्री, हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं दूसरा ऐतिहासिक स्रोत है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिससे हमें हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे भारत के राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनके शासनकाल में कैसी न्याय प्रणाली थी, कैसा कल्चर था, कैसी सामाजिक स्थिति थी, तो वो सब हमें हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। तो सबसे पहला और ज़रूरी ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य के 2 अन्य नाम भी हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इस ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा है, मेनली इन्होंने मौर्यकालीन जो इतिहास था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी है वो ये ग्रंथ हमें देता है। इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि उस टाइम कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी और कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी। दूसरा जो हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी। इसकी रचना कलहण ने की थी, और इसके अंदर संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। मेनली इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। तो राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, कलहण ने की थी। तीसरा जो हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है चचनामा, और इसके जो लेखक है वो है अली अहमद। इसमें अरबों की सिंध विजय का वृतांत बताया गया है। अरबों ने जो सिंध पर विजय की थी उसके बारे में बताया गया है। और जो चौथा हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है अष्टधाई। अष्टधाई ये एक संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इसके जो लेखक है वो है पाणिनि। पाणिनि ने इसको लिखा है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इसमें मौर्य के पहले के इतिहास, मतलब मौर्य के टाइम तो उन्होंने चाणक्य ने लिखा था, और मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जो जानकारी है वो हमें अष्टधाई पुस्तक से प्राप्त होती है। 5वां जो हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है गार्गी संहिता। इसकी रचना कात्यायन ने की है। ये वैसे तो एक ज्योतिषी ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में भी जो भारत पर यवन आक्रमण हुए थे उनके बारे में देखने को मिलता है।
तीसरा अब हम पढ़ेंगे जो फॉरेनर्स आते थे इंडिया में और जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, तो उन्होंने क्या क्या लिखा है और उनसे हमें पता चलता है हमारी भारत की स्थिति के बारे में। तो उसमें हमने लेखकों को अलग अलग डिवाइड किया कैटेगरी में, जैसे पहले है यूनानी और रोमन लेखक, दूसरे चीनी लेखक और तीसरे अरबी लेखक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में, जिसमें सबसे पहले थे मैगस्थनीज। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। और ये कौन थे? सेल्यूकस निकेटर एक राजा थे, उनके राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। तो हमें उनकी बुक मैगस्थनीज, इनका नाम इनकी बुक इंडिका, इनका नाम मैगस्थनीज, और ये किसके दरबार में आए थे और किसके राजदूत थे, इन सबको याद रखना है। और इन्होंने इंडिका में किसके बारे में लिखा था? मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। दूसरे जो थे हमारे पास वो थे डायमेकस, और ये एक सीरियन नरेश थे, मतलब सीरिया के राजा थे जिनका नाम था अंतियोकस, उनके राजदूत थे। और उस टाइम भारत में बिंदुसार नाम के एक राजा थे जो शासन कर रहे थे, उनके दरबार में आए थे। इनकी जो बुक है अभी तक उसका कोई नाम देखने को मिला नहीं है। और तीसरे जो थे वो थे टोलमी। इन्होंने भारत का भूगोल नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो कि दूसरी शताब्दी में लिखी थी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 100 साल के बाद जब दूसरी शताब्दी शुरू हुई उस बीच कहीं लिखी थी। चौथे जो हमारे लेखक थे उनका नाम था प्लिनी, और इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक बुक लिखी थी जो कि प्रथम शताब्दी में लिखी थी, जिसमें भारतीय पशुओं, पौधों और खनिजों का विवरण मिलता है। मतलब भारत में जो पशु थे उस टाइम, पौधे थे और जो खनिज थे उनके बारे में इस पुस्तक में बताया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे चीनी लेखक। तो जो पहले चीनी लेखक थे वो थे हमारे पास फहान, और ये किसके दरबार में आए थे? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, अब आपका जो कमेंट में बताने वाला पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फहान ने जो बुक लिखी थी जिसमें मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है, उस बुक का क्या नाम है? उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब जो दूसरे चीनी लेखक थे वो थे हेवनसांग। और ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन राजा थे, उनके शासनकाल में भारत आए थे। और इन्होंने जो अपने भ्रमण का वृत्तांत बताया है, जो अपनी पूरी मतलब यात्रा का वृत्तांत बताया है, उस बुक का नाम है सी यू की। ठीक है, सी यू के नाम से हम उस बुक को जानते हैं। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, इनका नाम था हेवनसांग। और इन्होंने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और भारत से बौद्ध धर्मों को इकट्ठे करके अपने देश इंडिया ले गया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अरबी लेखकों के बारे में। जो मेन कौन अरबी लेखक थे, तो उसमें से पहले थे अल-रुबुनी। यह कौन थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो दो थी, किताब उल हिंद और दूसरी थी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का दूसरा नाम क्या है? भारत की खोज। और इन्होंने इन किताबों में किसके बारे में लिखा है? राजपूतकालीन समाज, उस टाइम जो रीति रिवाज थे वो कौन से धर्म को मानते थे, उनकी जो राजनीति थी वो कैसी थी, उसके बारे में इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। दूसरे जो अरबी लेखक थे उनका नाम था इब्न बतूता, और इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा उसको अरबी भाषा में लिखा था, उसका नाम है रिहल्ला। और इस रिहल्ला और इनकी जो ये कला है लिखने की, इससे प्रभावित होकर 14वीं शताब्दी में जब ये दिल्ली पहुँचे तो इनके इस गुण से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद थे उस टाइम वहाँ पर जो शासन कर रहे थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इब्न बतूता को, ये याद रखना। अब जो फोर्थ सोर्स है हमारे पास जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो उनमें सबसे जो पहले हैं वो है अभिलेख और स्तंभ लेख। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच में फ़र्क देखना होगा कि अभिलेख किसको कहते हैं और स्तंभ लेख किसको कहते हैं। अभिलेख होते हैं जो हम किसी भी मेटल पर, किसी दीवार पर, किसी भी कॉइन पर लिख देते हैं, मतलब
जैसे कुछ पढ़ने से रिलेटेड कुछ अक्षर हमने किसी मेटल पर लिख दिए, किसी कॉइन पर लिख दिए, किसी भी दीवार पर, किसी छत पर, तो उन सबको हम अभिलेख बोलते हैं। और स्तंभ लेख का मतलब होता है कि एक स्पेशली एक खंभा बनवाया जाए, फिर उस पर लिखा जाए, तो उसको हम स्तंभ लेख बोलते हैं। तो उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनसे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर एक जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, बोंगज कोई, ठीक है। ये हमें एशिया माइनर से मिला था, एशिया माइनर जो आज के टाइम में जिसको हम तुर्की बोलते हैं, वहाँ से। और इसके ऊपर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, नासत्य का दूसरा नाम अश्विनी कुमार है, इनके नाम मिलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम एशिया माइनर में, यानी कि अब जो तुर्की है, वहाँ पर वैदिक सभ्यता का भी बहुत प्रभाव था। दूसरा एक हमें स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ लेख। ये हमें क्या बताता है कि कैसे एक राजदूत, एक फॉरेनर, उसने भारत की जो भागवत धर्म है, वैदिक संस्कृति को अपनाया और यहाँ पर एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। उस राजदूत का नाम क्या था? होलियोडोरस, ठीक है। इन्होंने इस गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था और इसमें इन्होंने जो भागवत धर्म अपनाया, उसको विकसित किया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा जो अभिलेख है वो हाथी गुफाएं हैं, ये उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। तो वहाँ पर ये अभिलेख हमें देखने को मिलता है। और इसमें सबसे पहले जो हम हमारा भारत करते हैं, उस भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है और ये उन पहाड़ियों की छत पर लिखा गया है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है, हाथी गुफा अभिलेख में है। ये उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों पे है और ये अभिलेख उन गुफाओं की, जो नेचुरल गुफाएं हैं, उनकी छत पर लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो है सोहगोरा अभिलेख। ये हमें क्या बताता है? दुर्भिक्ष की जानकारी देते हैं। दुर्भिक्ष मतलब जो अकाल पड़ा था उस टाइम, उसके बारे में जानकारी देता है, अकाल के बारे में, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो अभिलेख और स्तंभ लेख है वो हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताएं। ये हमें अकाल के बारे में जानकारी देता है। उस टाइम अकाल जो पड़ा था, कैसे उन राजाओं ने उसको मैनेज किया था, कैसे लोग उससे लड़े थे, ठीक है। उसके बाद एक स्तंभ लेख, जिसको हम भीतरी स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। भीतरी का मतलब ये नहीं है कि ये कहीं भीतर है, इसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। ये अभी बीजापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे है। और इस स्तंभ से हमें भारत पर जो सर्वप्रथम जो हुण आक्रमण हुए थे ना, उनके बारे में इस स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। उसके बाद हम कुछ और अभिलेख और स्तंभ लेख देखते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो एरन अभिलेख है, जो भानुगुप्त एक शासक हुए थे, उन्होंने बनवाया था। और इसमें सती प्रथा के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिलता है? तो उसका आंसर होगा एरन अभिलेख से। और इसको किसने बनवाया था? शासक भानुगुप्त ने। उसके बाद एक मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर की श्रेणियां हैं, उनके बारे में पता चलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में हमें मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। अब एक बात आप ध्यान में रखना, अभिलेखों का जो अध्ययन है, उसको जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और कौन से शासक के टाइम में बने हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल के टाइम बना हुआ है, हाथी गुफा। जन्नागढ़ है रुद्रदामन के टाइम। नासिका अभिलेख है गौतमी बलश्री के टाइम। प्रयाग स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त के टाइम। एहोल अभिलेख है पुलिकेशन के टाइम का। और मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज के समय का। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी वही अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के बीजापुर जिले में है, वो है स्कंदगुप्त के समय के। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक थे एक विजय सेन, उनके समय का है। अभी इसी में जो हमारे फोर्थ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य थे, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसी के कुछ पार्ट्स और हैं। मतलब स्तंभ अभिलेख के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अभी कुछ स्मारक और कुछ भवन, जिनमें मेनली मंदिर को हम देखेंगे। उन मंदिरों से भी हमें
भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ इमेज हैं। तो उस टाइम जो मंदिर बनाए जाते थे उनकी दो शैलियाँ होती थी, पहली थी नागर शैली और दूसरी थी द्रविड़ शैली। ठीक है, जो उत्तर भारत के मंदिर थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे। ये उत्तर भारत का एक मंदिर है, ठीक है, और ये नागर शैली है। इसमें कुछ ऐसे शंख के आकार के मंदिर को बनाया गया है। और ये है बृहदेश्वर मंदिर। और ये दक्षिण भारत के मंदिर थे, जो ये सामने से देखने से ऐसे आयताकार, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये थे द्रविड़ शैली के मंदिर और ये थे नागर शैली के। मध्य भारत में जो शैली थी मंदिर बनाने की उसको हम बेसर शैली कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्सअप है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप है बेसर शैली। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल है वो है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। इसकी इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। महादेव जी का ये मंदिर है और ये नागर शैली में बनाया गया है। ये है बृहदेश्वर मंदिर और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ठीक है, अब हम कुछ सिक्के और कुछ मोहरों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती है। पुराने टाइम के जो सिक्के थे उनको हम कहते थे आहत सिक्के। अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये बताना है कि आहत सिक्के, पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, और अब इन आहत सिक्कों को जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उनमें क्या लिखा गया है, इनका क्या नाम लिखा गया है इन सिक्कों का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इन सिक्कों पर जो निशान होते थे, जो चिन्ह होते थे, वो किन किन के होते थे। पेड़, मछली, सांड और हाथी के चिन्ह होते थे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। थोड़ा जूम आउट करके देख लेना इस क्लास को, और ताकि क्लियर दिखेगी आपको इमेजेस। और इन सिक्कों के बारे में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला ये कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया था वो यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर इन्होंने लेख लिखे थे। और दूसरी बात, कुषाणों ने सर्वाधिक सवर्ण सिक्के और गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में सिक्के जारी किए थे। ठीक है, गुप्तों ने बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, वो किसी के भी बने हो सकते हैं, किसी भी मेटल के, और जो कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है अपने आप में। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इनको याद रखना। दूसरी है मोहरें, यानी कि सील्स। मोहरें मेनली हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और ये मोहरें हमें उस टाइम की आर्थिक स्थिति और जो धार्मिक स्थिति थी, धार्मिक क्या मान्यताएं थी, उसके बारे में बताती है। क्योंकि इन मोहरों पर पर्टिकुलर निशान बने हुए हैं, जैसे ये हाथी का निशान है, ये बैल का है, ये किसी मछली का, और ये अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आगे जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अब एक सोर्स और है जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और वो है मूर्तियाँ और चित्रकला। चित्रकला का जो मूर्तियों का जो मेन निर्माण था, मतलब बनानी जब शुरू हुई थी, वो कुषाण काल से शुरू हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से शुरू हुआ था। अभी कुछ कलाएं हैं जिनसे मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो उसमें एक गांधार कला, ये एक विदेशी कला से प्रभावित है, मतलब इस पर यूनानी कला का थोड़ा प्रभाव है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी कला है जिस पर विदेशी प्रभाव है, तो उसका आंसर होगा गांधार कला। और एक मथुरा कला होती है जिस पर पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, अजंता की जो चित्रकला है, जैसे कि बोधिसत्व, वो गुप्तकालीन कला का एक उदाहरण है। जो जिस टाइम गुप्तों का गुप्ताज का होता था, शासन होता था, उस टाइम जो कला थी, उस कला से अजंता की चित्रकलाओं का निर्माण हुआ है। अभी तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो ये है कि पहली मूर्ति, भगवान बुद्ध की पहली मानव रूपी जो मूर्ति थी, वो कौन सी कला से बनी हुई है, मतलब उसमें कौन सी कला का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ जाना है। हर एक लाइन से लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को एक बार आंख बंद करके थोड़ा रिवाइज करना, ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लगेंगे, बस आपको एक बार रिवर्स थोड़ा पढ़ना है और आंख बंद करके थोड़ा रिवाइज करना है। सो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, क्योंकि पढ़ने के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच।